सबसे पहले तो मैं आप मीडिया पर्सन्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और ये एक वन साइडेड जो वर्जन था एक स्टोरी का, जबकि कुछ मीडिया हाउसेस ने एक साइड का स्टोरी का वर्जन तो सुनाया लेकिन दूसरी साइड का वर्जन सुनाने को ज़रूरी भी नहीं समझा। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपका कि आपने दूसरा वर्जन भी पब्लिक के सामने लाना ज़रूरी समझा। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया और आदाब, सत श्री अकाल, सलाम बाकी भाइयों को, दोस्तों को जो मुझे देख रहे हैं। तो आज मेरा यहाँ पे लाइव आना, आज आपके सामने आना, ये क्लियरली इस चीज़ के लिए कि जो 2 दिन से मेरी पर्सनल लाइफ जो एक टॉक ऑफ द टोन बनी हुई है, मेरी 3.5 साल की बच्ची जो टॉक ऑफ द टोन बनी हुई है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, मेरी पर्सनल लाइफ को पॉलिटिकल किया जा रहा है, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। और जो एलिगेशंस मुझ पे, मेरी तंजीम पे लगाए गए हैं, पहले तो मैं उनको सरासर वो गलत ठहराता हूँ, वो गलत हैं। ना तो मेरी किसी तंजीम ने मेरी ऐसे किसी मसले में, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का है, चाहे 498 है, उसमें मेरी सपोर्ट की, तो ना ही तो जैसा कि उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ना तो पुलिस ने, उनके हिसाब से पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही और जुडिशरी भी नहीं कर रही। और यहीं से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जहाँ पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी टारगेट किया, वहाँ पे उन्होंने पुलिस और जुडिशरी को भी किया। तो आज की सिविलाइज सोसाइटी में आपके हिसाब से प्रेम जी क्या लगता है आपको कि आज यहाँ एक इतनी नौबत है जहाँ सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि ऐसा एक औरत के साथ आज के टाइम पे हो सकता है? तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को जो एक वो पॉलिटिकल स्टंट किसी भी वजह से हुआ, मैं उसको मैं ये कंडेम करता हूँ और मैं बिल्कुल उसको मानने से इनकार करता हूँ। तो सर, उनकी तरफ से एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पिछले लगभग 1 साल से या फिर 8 महीने से उनकी बच्ची को उनसे मिलने नहीं दिया गया है। इस पर कितनी एक सच्चाई और क्या कुछ पूरा मामला है? जी जी प्रेम जी, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इसके लिए मैं सिर्फ मुंह से बोल के, और मैं भी इधर से एक एलेज करके वो आपको प्रूफ करके बताऊंगा, सिर्फ बातों से नहीं, मैं अपने फैक्ट्स और प्रूफ से आपके सामने वो शेयर करना चाहता हूँ कि 8 महीने से बच्ची मेरे पास है, नवंबर 2020 से बच्ची मेरे पास है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन फिर इन्होंने सीजीएम के पास अप्रोच किया बच्ची की कस्टडी के लिए। सीजीएम ने एक ऑर्डर इनको दे दिया, जो ऑर्डर मेरी टीम के हिसाब से और मेरी मतलब लीगल जो रेमेडीज जो मेरी थी लिबर्टी को, वो कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो उसकी वजह से उसको मैंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब वो चैलेंज किया मैंने इसको ऑर्डर को, तो हाई कोर्ट ने विद इन 10 मिनट्स उन्होंने क्या किया कि मुझे उसमें रिलीफ दे दी। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और ये हाई कोर्ट ने उसमें जो सीजीएम साहब का ऑर्डर था जिसमें उनको कस्टडी मिली थी, हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया और मदर को आफ्टर 6 महीने सुना। और ये नहीं कि ऑन स्पॉट एक ही दिन में फैसला हुआ, 6 महीने हाई कोर्ट ने सुना। 6 महीने हाई कोर्ट के जज ने भी हमें रिकनसाइल करने की कोशिश की, हमें जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने एक बात नहीं वहाँ पे मेरी वाइफ ने मानी। जज साहब ने उनको कहा कि आप घर जाएं, हम आपको घर भेजते हैं, कस्टडी दे के भेजेंगे, हम आपको लीगली अच्छे से घर भेजेंगे, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। जब उन्होंने जज किया कि बीच में क्या है क्या नहीं है, लेकिन इन्होंने वहाँ पे टोटली मना कर दिया। और जब इन्होंने बाद में फोर्स के 6 महीने तक केस चलते रहे, 4 दिन के लिए बीच में हाई कोर्ट ने इनको कस्टडी दे दी। लेकिन जब कोर्ट ने भी ये पाया कि कस्टडी के बाद जिन जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे इनको कस्टडी दी थी वो इन्होंने पूरा नहीं किया, 4 दिन के बाद मुझे कस्टडी मिली और उसके बाद 6 महीने केस चलता रहा। हाई कोर्ट ने इनको 1 दिन की भी कस्टडी नहीं दी, क्योंकि वहाँ पे मैंने वो बता दिया कि ये डिप्रेशन की मरीज हैं, ये टैबलेट खाती हैं और एक आम डिप्रेशन की टैबलेट खाने, इनको सर्वाइकल भी है, डिप्रेशन भी है, और एक आम ऐसी दवाई खाने की वजह से क्या हो जाता है जनाब कि बंदा 8 से 10 घंटे तक बेहोश हो जाता है। तो अगर मैं उस वक्त बच्ची इनको दे दूं और 8 से 10 घंटे इस वक्त ये रेस्ट में है, तो उस वक्त मेरी बच्ची का ध्यान कौन रखेगा? यही एक मेन कंसर्न था जिसपे हाई कोर्ट ने भी इनको उसके बाद नहीं दिया। और जब इन्होंने बार बार वहां पे रोना धोना शुरू कर दिया, फिर हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि इस ऑर्डर में आपको बेटी नहीं मिलेगी, आपके पास एक ऑर्डर, एक रेमेडी है, वो है गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट। वहां पे आप जाके अप्रोच करें गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट में और उसके तहत आप अपील करें और वहां पे फैक्ट्स एंड फिगर्स दोनों साइड के सुने जाएंगे और जो वहां पे बेस्ट होगा वहां पे आपको मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये सुनते ही मार्च में ऐसा वहां पे फैसला आया हाई कोर्ट में और 3 अप्रैल को ये राजौरी में आते हैं सेशंस के पास, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज राजौरी के पास आते हैं और वहां पे मेरे लिए नोटिस सर्व होता है और उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। 3 अप्रैल 2021 के बाद गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट में हमारा ये केस लग जाता है और उसको हम आगे प्रोसीड करना शुरू कर देते हैं। तो प्रेम जी, ये रही कोर्ट का वर्जन। लेकिन इसके बावजूद
8 तारीख को ये अप्रोच करती हैं हाई कोर्ट, सॉरी सेशन कोर्ट को अप्रोच करने के बाद 5 दिन के बाद ये अप्रोच करते हैं CWC को। ये CWC का ऑफिशियल लेटर पैड है और ये इनकी स्टैंप्स लगी हुई है। चेयरपर्सन आप यहाँ पे अगर दिखा सकें तो मैं आपको ऐसा बाद में भी शेयर करूंगा। चेयरपर्सन की स्टैंप लगी हुई है, ये हमारे मेंबर्स की स्टैंप लगी हुई है। और 8 तारीख पहले कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट के बाद इनको बड़े कोर्ट में जाना चाहिए क्योंकि ऊपर से नीचे तो नहीं ना प्रोसीडिंग्स चलेंगी, नीचे से ऊपर जाएंगी। फिर ये 5 दिन के बाद ऊपर से नीचे आते हैं क्योंकि जहां पे इनको लगा कि वहां पे, मुझे लगता है कि वहां पे उन्होंने मैनिपुलेट किया, क्या किया मुझे कोई पता नहीं कि वहां पे किस हिसाब से ये गए, जबकि जाना बनता भी नहीं था। और हाईकोर्ट ने भी इनको कहा था कि आप गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट करें, और वो किया उन्होंने। और वहां के बाद वो CWC आए, CWC में इन्होंने अप्रोच किया और CWC ने एक इंटरिम ऑर्डर दे दिया। इंटरिम ऑर्डर दे दिया कि 2 महीने के लिए कस्टडी मदर को दी। ना CWC ने मुझे सुना ना कुछ, लेकिन जब मैंने अपनी ऑब्जेक्शन फाइल की CWC के पास तो मैंने अपनी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। अगर मैं अपनी ईगो के लिए करता और अगर मैं जिद कर रहा होता इनके साथ, जब CWC ने मुझे कहा, और अनुराधा मैडम ने, सॉरी उनका नाम अनुराधा नहीं था जिन्होंने मेरे से बात की थी, इनका नाम है शिवानी गुप्ता मैडम, शिवानी मेंबर हैं। शिवानी गुप्ता मैडम ने मुझे मेरे साथ काउंसलिंग की, 2 बार मुझे अपने वहाँ पे विजिट करवाया और उन्होंने कहा कि माँ सफ़र कर रही है बेटी के बिना, उसको भी जैसे आपको प्यारी है वैसे उसको, उन्होंने काफ़ी मुझे समझाया। तो फिर मैंने उनके साथ 2 चीज़ें मानी। मैंने शिवानी मैम को कहा कि ठीक है, अगर आपने इतना मेरे साथ किया तो अगर आपको उसको कोर्ट के बिना के, कोर्ट में अगर टाइम बीच में लॉकडाउन लग गया जो भी है, तो अगर टाइम लग गया तो आप एक काम कीजिए, आप इन राइटिंग हैंड ओवर और टेक कवर करवा दीजिए। मतलब कि जब वो दवाई खा के सोएगी तो उसके बाद नेचुरली उसके माँ बाप उसकी बच्ची की देखभाल करेंगे। राइटिंग में तो आके हैंड ओवर टेक कवर करो ना कि आज से हमने ले ली और इसके बाद कुछ इसको अगर प्रॉब्लम हो गई तो हम जिम्मेवार हैं इसकी, उसके लीगल, उसके मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से। मेरी बच्ची के साथ दवाई भी खिलानी चाहिए उसको, चलो मैं दूंगा उसको दवाई, खिलानी भी है। बीच में उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये अपनी जिद की वजह से मुझे बोलेंगे भी नहीं और मैं उसको ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पाऊंगा चंडीगढ़, मुझे तो पता ही नहीं रहेगा। क्योंकि इनको पता है कि जब हमने लीगली हैंड ओवर टेक ओवर करेंगे तो नेचुरली फादर को बताना पड़ेगा कि आपसे बात करवानी पड़ेगी, वो मेंशन किया जाएगा। फादर को महीने में 2-3 दिन बताया जाएगा कि आप आके मिल सकते हो, इसको ले जा सकते हो। लेकिन वो फैमिली क्या करती है कि उनको बेटी के साथ कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ पैसा एक्सटॉर करना है और पैसे के चक्कर में उन्होंने ये सब कुछ किया। इसलिए वो लीगली नहीं आ रहे कहीं भी हैंड ओवर और टेक ओवर करने के लिए। ये मैंने अपनी स्टेटमेंट 12/4/21 को CWC को रिकॉर्ड करवाई है, मेरी स्टेटमेंट मैंने साइन किए हुए आगे, और इसको काउंटर साइन मेंबर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने भी किया और चेयरपर्सन ने भी किया हुआ है। और मेरी स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने अप्रैल में ही बोल दिया था कि कोर्ट के बिना ही अगर इसको ले जाना है तो रिटर्न में मेरे साथ आके ले लें और रिटर्न में लिख के दे दे मुझे आके कोर्ट में कि कल को कुछ भी होगा, इसकी दवाइयाँ शवाइयाँ इसको मेडिकली तो आप मुझे अवेयर करेंगे और उसके बाद इसकी देखभाल करेंगे जब वो दवाई शवाई खा के सो जाती है। और उसके बाद जो एक्सपेंसेस, और इसमें ये मेंशन किया गया था कि मुझसे मिलने दिया जाएगा उसको हर महीने और मुझसे बात करवाई जाएगी। तो वकाल लोन जी, एक और बड़ा इल्ज़ाम जो है वो आप पर लगाया जा रहा है कि आपने जब उनसे शादी की तो सिर्फ पैसों के लिए की थी और उसके बाद शादी के बाद पहले दिन से ही आप पैसों की डिमांड करते रहे और कुछ 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट की भी बात चल रही थी, तो क्या कुछ पूरा मामला था? जी प्रेम जी, ये तो चलो मीडिया के सामने मुझे क्लियर करना ज़रूरी है मेरे लिए, लेकिन इस बात का पर्सनली मुझसे बेहतर जानते हैं कि महज 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख के लिए मैं उस लड़की को जिसका मेरा रिलेशनशिप शादी से 7 साल। प्रेम जी, मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा टाइम दें आप मुझे। कि 16 साल की एज में मैंने 12th पास की, 16 साल का माइनर बच्चा था मैं, 16 साल की एज में 12th पास की, 16.5 साल में मैंने कॉलेज में एडमिशन ली, 16.5 साल में उसी कॉलेज में ये एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आए और ये मेरे कॉलेज में टीचर थे, मैं स्टूडेंट था। और तब से लेकर आज तक मेरी एज इस वक्त 30 साल है। 16-17 साल से 13 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को और मैंने इनसे शादी की। ये लव मैरिज थी, इसमें डाउरी, इसमें FD का तो लेना देना ही नहीं था। मेरे लिए तो उस वक्त यही सब कुछ थी और मेरे लिए तो यही था, यही डाउरी थी, यही FD थी, यही पैसा, यही खजाना उस टाइम मेरे लिए था। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है कि अगर उस टाइम मेरे दिल में इनके लिए इतना प्यार था तो फिर अचानक से ये सब कुछ हुआ कैसे? एक हाथ से ताली नहीं बजती, मैं सिर्फ उन पर ब्लेम नहीं करूंगा। मसला यह है कि जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया और इसके फादर ने, उसकी मदर ने कि आप यहाँ पे घर बना लें, तो उसके बाद में हमारे डिफरेंसेस आने लग गए। इन्होंने शादी के 3 महीने के बाद ही मुझे वहाँ पे लैंड ऑफर की, इनके पास लैंड बहुत है वहाँ पे और इनका कोई लैंड का डिस्प्यूट अपनी फैमिली के साथ है और इनका सिंगल बेटा है, मतलब मेरी वाइफ का सिंगल भाई है। अब उसकी सपोर्ट बनाने के लिए ये दूसरों के बेटे को ले जाके वहाँ पे सेटल करना चाहते हैं ताकि वो अपने साले के साथ खड़ा होकर उनकी फैमिली को काउंटर करे। ये मैंने अपने माँ बाप को
छोड़ने से इनकार किया। अपने बूढ़े माँ बाप, मेरे बीमार माँ बाप हैं, मैं उनको छोड़ के नहीं गया और उसके बाद हमारे डिफरेंसेस बढ़े। और ये रही 1 लाख की एफडी की बात। अगर मैं 1 लाख की एफडी के लिए इसके साथ ऐसा कर सकता हूँ, तो जब ये यहाँ पे रह रही है, ये भी फैक्टर मैं इसका प्रूफ दे सकता हूँ। 1 लाख की एफडी इसकी कुछ थी तो उसके लिए मैंने इसको टॉर्चर किया, लेकिन जब ये यहाँ पे रह रही थी, कॉलेज में काम कर रही थी, तो कॉलेज में आपको पता है अड़ाक वालों की मंथली सैलरी आती नहीं है जनाब। हर 6 महीने 8 महीने के बाद लाख 2 लाख रुपए आता है, पूरे 6 महीने 7 महीने का। जब इनकी 1 साल के टेन्योर की लास्ट टाइम सैलरी आई, तो उस टाइम इन्होंने 4-4.5 लाख की वो सेविंग की हुई थी, क्योंकि इनका और कोई खर्चा होता नहीं था, वो बाकी कुछ तो हमसे पूरा हो जाता था। मैं इनका मंथली वैसे भी होता था जो होता था, तो वो वाली इन्होंने 4-4.5 लाख की एफडी अपने अकाउंट में करवा के रखी, जिसका स्टेटमेंट J&K बैंक के एक एप्लीकेशन से निकल सकता है। फैक्ट और फिगर्स के साथ बात कर रहा हूँ। तो वो 4.5 लाख की एफडी इन्होंने करवाई और वो अपने खाते में इन्होंने सेव रखा है। तो मुझे जनाब ये बात बताएं कि अगर मैंने 1 लाख की एफडी के लिए इतना घर अपना उजाड़ दिया और 4.5 लाख की एफडी इनके खाते में रख दी, वो लाख रुपए ज्यादा प्यारा था और 4.5 ये नहीं था मेरे लिए। जनाब आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है, 1-1.5 लाख का तो फोन यूज करते हैं। उनका खुद के फोन 70-80 हजार लेके फोन लेके दिया और 1 लाख की एफडी के लिए मैं उनके साथ घर तोड़ देता। ये तो बिल्कुल नॉनसेंस और मतलब बिल्कुल, मैं तो इन जैसे इन टॉपिक्स पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। शर्म आ रही है और ये मेरी पर्सनल लाइफ को पब्लिक बना दिया है। मुझे शर्म आ रही है इन चीज़ों पे। इनका तो ये बिल्कुल नॉनसेंस है। तो वकार लोन जी, आप भी काफ़ी पढ़े लिखे और आपकी वाइफ भी काफ़ी पढ़ी लिखे और काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं वो, मतलब उसके बाद भी क्या आपने कभी कोशिश नहीं की कि जो ये आपके और आपके वाइफ के बीच में जो झगड़ा बना हुआ है इसे किसी तरह से ख़त्म किया जाए जी और एक आम आदमी की तरह आपकी ज़िंदगी जो है वो बसर हो सके? बिल्कुल सर। जब 1-2 बार हमारे बीच में डिफरेंसेस आए, ये शादी के 3 महीने बाद ही जब इन्होंने कहा कि आप यहाँ से चलें, हम राजौरी में सेटल हो जाएंगे, तो जब मैंने उनको टोटली मना किया तो ये चले गए। शादी के 7 साल का अफेयर और शादी के 3 महीने बाद ही ये चले गए राजौरी और 3 महीने वहाँ रहे। और जब वहाँ पे फर्स्ट टाइम रिकनसाइल हुआ तो ये आए, उस वक्त की कोशिश की, फिर हमारा बेबी हुआ, 4-4.5 साल सब ठीक रहा। अब फिर इन्होंने ये वाली कोशिश की। और इन फिगर्स को अगर मैं बताऊंगा, ये अपने फेसबुक लाइव में मैं खुद आके पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन अगर यहाँ वीडियो में बताऊंगा ये बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि जब लास्ट टाइम ये वाला मसला बना तो डीएसपी ऑपरेशन उनके ऑफिस में गवर्नर ग्रीवेंस सेल से कंप्लेन की हुई थी इन्होंने, तो उन्होंने भी रिकनसाइल करवाने की कोशिश की। उनके 2 ऑफिसर्स हमारी रिकनसिलेशन में बैठे, मेरे रिलेटिव्स हमारी रिकनसिलेशन में बैठे, उनके रिलेटिव्स हमारी रिकनसिलेशन में बैठे। और उस रिकनसिलेशन में जो भी फैसला हुआ, आप आज भी डीएसपी ऑपरेशन साहब के रीडर हैं, वो हमीद साहब हैं उन्हीं के गांव के। आज भी उनसे कोई पूछ ले कि उस रिकंसिलेशन के जो बात हुई थी उसमें मैं पीछे हटा या वो पीछे हटे, वो वहां से बता सकते हैं। वो डीएसपी ऑपरेशन उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि उस रिकंसिलेशन को मैंने ठुकराया या उन्होंने ठुकराया। और इवन के एक बेटी के बाप, आजकल वो टाइम नहीं है कि बेटी का बाप झुक के रहेगा। मैं भी आज एक बेटी का बाप हूं और उस बेटी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं। कल को मेरी बेटी के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन एक बेटी का बाप अपने दामाद को उतनी बड़ी महफिल में माँ और बहनों की गालियां दे। प्रेम जी, मैं आखिर में एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। आप भी किसी के बेटे हैं, यहाँ पे और भी जो मेरे भाई बैठे हैं, आप सब किसी ना किसी के बेटे हैं। आपकी बहनें भी होंगी, आपके भाई भी होंगे। क्या एक बेटे का अपनी माँ के साथ इतना प्यार होना, ममता काफी नहीं है इस चीज के लिए? इस चीज के लिए उनके बीच में गलत ही कोई रिश्ता होना चाहिए क्या? मेरी बीवी ने यह तक इल्जाम लगाया कि तुम अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाते हो, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच में पता नहीं क्या ताल्लुकात है। मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। और ये मेंटालिटी है उन लोगों की। और आप चलो, मैं अब ये बातें बोलना नहीं चाहता था। और इसका मेरे पास व्हाट्सएप प्रूफ है, व्हाट्सएप चैट उनकी है मेरे पास, और मेरी भी होगी। अगर मैंने उनके साथ कुछ की होगी तो वो भी करे। और मैं अपनी बता दूंगा कि एक बेटे का माँ के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे कि वो अपनी माँ को छोड़ के ना जाना चाहे। तो वकार जी, आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स पर भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आपने भी सुने होंगे। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और अपने सभी दर्शकों को ये दिखाना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स की तरफ से उनको किस तरह से देखा जाता था। जितना प्यार आपको मिलता है कि आपके पेरेंट्स की तरफ से आपकी वाइफ को भी उतना ही प्यार मिलता था? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी कोई सिस्टर नहीं थी। आप भी अवेयर इस चीज़ से हैं कि मेरे जो मदर हैं उन्होंने पहले भी एक यतीम लड़की अडॉप्ट की है, इस बात को मानते। और उसके बाद उसकी शादी वादी करने के बाद एक और यतीम लड़की अडॉप्ट की और वो आज हमारे घर में रह रही है, जिसका कल उन्होंने जिक्र भी किया कि छोटे छोटे बच्चे रखे हुए हैं काम करने के लिए। अगर वो काम करने के लिए रह रहे होते तो आप उनसे भी नहीं लड़ते, क्योंकि वो फिर उस एज अ लेबरर हमारे घर में होते। लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स उनके साथ भी थी, क्योंकि उनको वो बेटी का हक था, तो आप उनके साथ भी चिढ़ते थे।
तो एक बेटी नहीं थी, तो मेरी माँ ने हमेशा इनको एक बेटी की नज़र से देखा, एक बेटी बना के रखा। और वो माँ जिसने अपनी सैलरी से इनकी एमएड के लिए एडमिशन कराई, ना मैंने दी, ना मेरे फादर ने दी, किसी ने नहीं दी, उस मदर ने इनकी एमएड के लिए एडमिशन अपनी सैलरी से दी। वो मदर ने इनको अलाउ किया पीएचडी के लिए, और ये पीएचडी अब कर रहे थे जनाब। इतना इन पे डोमेस्टिक वायलेंस था कि शादी के बाद अब इनकी एडमिशन पीएचडी में करवाई हुई थी। और एक साइड तो हम इसको पढ़ा रहे थे, एक साइड तो मैं इसको डीडीसी मेंबर बनाना चाहता था, और दूसरी साइड में इसको भगाना, मैं इसके साथ रिश्ता ही नहीं रखना चाहता था। ये खुद ही आप जस्टिफाई करेंगे कि कितना सच हो सकता है और कितना झूठ हो सकता है। तो सर आखिर में मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा, राय लेना चाहूँगा कि अगर आज भी हालात सब कुछ पहले जैसे हो जाते हैं, आज भी अगर हालात ठीक हो जाते हैं और आज भी आपके वाइफ अगर ये कहते हैं कि वो आज भी आपके घर आना चाहते हैं, पुराने गिले शिकवे सब भुलाकर वो आपके पास आना चाहते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह से, क्या आप उनको आज भी एक्सेप्ट करते हैं? प्रेम जी, इसका मैं आपको जवाब ये देना चाहता हूँ कि अगर आपकी वाइफ आपके और आपकी माँ के रिलेशनशिप पे ऐसा कमेंट करे तो आप क्या कहेंगे? इस पे मैं आपकी राय पहले जानना चाहता हूँ। और चलो ठीक है, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि एक रात मैं लॉकअप में रहा, मुझे फांसी चढ़ना मंजूर है, पर अब इन लोगों के साथ मेरी रिश्तेदारी पॉसिबल नहीं है। और मुझे एक और बात बताता हूँ आपके मीडियम से कि मेरी और मेरी वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं था। और मैं कसम करके ये कह सकता हूँ, अगर मुझे कोई कसम भी करवाएगा, हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं था। डिस्प्यूट की वजह मेरे इन लॉज थे, उनका ग्रीड था, उनका यहाँ से पैसा मैं ले जाऊँ, अपना हिस्सा बेच के वहाँ पे सेटल हो जाऊँ, वो ग्रीड थी। मैं वहाँ पे रहूँ और उनके फैमिली को वो तंग करना शुरू कर दूँ, ज़मीनी को डिस्प्यूट था, वो ग्रीड थी। और इस ग्रीड की वजह से मेरा घर उजड़ा है। मेरे और मेरी वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं था। और मेरी वाइफ तब उनके लिए रेबल बनी जब उसके, मैं ये भी बात बता दूं कि मेरे इन-लॉज नहीं चाहते थे कि उसकी यहाँ पे शादी हो। स्टार्टिंग में उन्होंने काफ़ी मना किया कि नहीं, हम बुद्दल में नहीं देंगे आपको। लेकिन उस वक्त वो रेबल एक बागी बनी अपने माँ बाप के लिए और मेरे साथ शादी की। लेकिन आज वही बगावत उसने मेरे साथ की और मुझे वहाँ पे ले जाना शुरू कर दिया, जिसको मैं टोटली कंडेम करता हूँ। और इसी बीच में ये फैमिली के मैटर्स को जो ये डीसी साहब ने बीच में एक दूसरा रंग दे दिया, इसको भी मैं कंडेम करता हूँ। अल्लाह ताला ने आपको उस चेयर के लिए नवाजा है। और एक मेन चीज़ मैं बोलना भूल गया, जो एलिगेशंस हमारे डीडीसी चेयरमैन पे लगाए गए हैं। प्रेम जी, आपने वो लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस देखी थी? उसमें कहीं ना कहीं आपको क्या लगता था कि उन्होंने मेरी बेटी या मेरी बीवी के बारे में कुछ बोला? उन्होंने सिर्फ ये बात बोली कि इनको किस तरह से आपने डिटेन किया, क्योंकि वो लॉ नोइंग एक लॉयर हैं और डीडीसी बनने से पहले वो मेरे इन केसेस में लॉयर थे। अगर और एक चीज बता दूं कि अगर पुलिस, अगर जुडिशरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझे सपोर्ट कर रही होती तो क्या इस वक्त मेरे पे 1 FIR और 13 केसेस होते, 12 केसेस होते? अभी तक ये खत्म नहीं हो गए होते और 9 महीने से मैं पिस रहा होता। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो मैं लास्ट में आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि फिर से आपका लास्ट में शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो आपने इस स्टोरी का दूसरा वर्जन भी लोगों के सामने लाया, और उसके लिए आपको अप्रिशिएट भी करता हूं। और मैं तब भी, अगर आप मेरी व्हाट्सएप चैट देखेंगे तो मैं मार्च से उनको बोल रहा हूँ कि आप ले लो बच्ची में से लीगली। वो नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ डरा धमका के लेना चाहते हैं, वो लीगली नहीं लेना चाहते। और व्हाट्सएप चैट को अगर वैलिड ना माने हम 2 मिनट के लिए, तो ये CWC की स्टेटमेंट जो काउंटर साइंड है हमारे चेयरपर्सन और मेंबर्स के बीच में, तो इसमें मैंने इनको अप्रैल में कहा था कि आप बच्ची ले लें लेकिन लीगली। मैं भी इतना वो कोई अनपढ़ या मैं भी इतना कोई जालिम इंसान नहीं हूँ कि मुझे नहीं पता कि माँ के लिए बेटी की क्या इंपॉर्टेंस है और बाप के लिए क्या है। जितनी मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, मेरे से बढ़ के उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को एज अ टूल यूज नहीं करने दूंगा आपको टू हरास मी, टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम मी। और आप लीगली ले लें और लीगली मेरे राइट्स को भी डिस्कस वहाँ पे करें और अंडरटेकिंग करें, हैंड ओवर टेक ओवर करें। मैंने उस वक्त भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ और मेरा स्टैंड क्लियर है इस चीज़ के लिए। तो ये गलतफहमी सब अपने दिमाग से निकाल लें कि 8-9 महीने से जो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं तो वो ना करें। और दूसरा मेरा मसला जो मेन लास्ट में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं आपके माध्यम से CWC के चेयरपर्सन मैडम को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैडम, ये हमारा कोर्ट का ऑर्डर है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का, ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं मेरे पे। मैंने मान लो कि अगर जुर्म किया भी है तो वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इस पर। तो आप ये पैरेलल
5 दिन में ही, एक 5 दिन का गैप है, 5 दिन पहले ये कोर्ट में और 5 दिन के बाद ये आपके पास। अब ये पैरेलल इन्वेस्टिगेशन अगर हमारे हिंदुस्तान के आईन में है कि एक गलती की 2 जगह चल सकती है, तो इसको आप जस्टिफाई करें। नहीं तो मेहरबानी करके ये जो आपका ऑर्डर एक टूल बना के एडमिनिस्ट्रेशन मुझे फोर्स कर रही है, पुलिस मेरे पीछे लगा के रखी है बेटी ट्रेस करने के लिए, तो इस ऑर्डर को जितना जल्दी हो सके रिवोक करें। आपके लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी बेहतर होगा। तो इसी के साथ प्रेम जी और शाह साहब, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, रियाज जी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और इस स्टोरी का दूसरा पक्ष भी लोगों के सामने रखा। फिर से आपका शुक्रिया।